हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो कैसे वर्क करता है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो का भी कुछ टॉपिक को लिया जाएगा। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो हीट होता है और जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है और इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्म अलग होता है। इंटरनल एनर्जी वहाँ पास में कैसे ली जाती है और वर्क जो है वो कैसे लिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग एक कुछ डिटेल में पढ़े थे पिछले वीडियो में, पर इस वीडियो में हम लोग और ज़्यादा उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर कोई सिस्टम लिया जाए और उसे कुछ हीट एनर्जी दिया जाए डेल क्यू के फॉर्म में, तो वो डेल क्यू जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब कि पूरा एनर्जी जो है वो क्या होता है, कुछ आपका इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है और कुछ वर्क डन के फॉर्म में चेंज होता है। तो जो वर्क है वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, इसको भी हमको समझना है। और इसको बाद में हम लोग फिर ये भी देखेंगे कि अगर कुछ एनर्जी दी जा रही है, मान लीजिए कुछ एनर्जी हम देते हैं किसी की भी स्टेट को चेंज करने के लिए, और मान सकते हैं कि वाटर को लिक्विड जो हमारा वाटर में है उसे हम गैस के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो कितना एनर्जी देंगे और वो एनर्जी जब देने के बाद में कितना एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है और कितना एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी हम लोग चेक करके देखेंगे। और बाद में इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी के बारे में भी समझेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो हमारा होता है, ठीक है, कि मतलब कोई भी चीज़ को आप कितना एनर्जी देंगे तो वो कितना एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसको दो तीन प्रकार के समझा जा सकता है। इसको एज ए मास के फॉर्म में भी देखा जाता है और इसको एक मॉलिक्यूलर लेवल के फॉर्म में भी देखा जाता है। तो हम इसको भी समझेंगे कि कैलोरी जो हमारा ओल्ड यूनिट था स्पेसिफिक हीट का हमारा, ठीक है, जो हमारा एनर्जी के फॉर्म में है उसे हम चेंज करके जूल के फॉर्म में क्यों लिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो हमारा वीडियो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। आपको एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे, मान लीजिए, और इसको नीचे से आप हीट देना चालू करिए। तो इसको आपने क्या किया, हीट देना चालू कर दिया। तो वो हीट कितना है, वो हीट है आपका डेल क्यू हीट है, ठीक है। जब आपने इसको हीट दिया और इसको यहाँ से ऐसे पैक कर दीजिए और ये कोई वॉल है मान लीजिए, ठीक है। अब आपने इसको हीट देना चालू किया। जब ये आपने इसको हीट देना चालू किया तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। मतलब कि इसकी जो एनर्जी जब इस सिस्टम को दिया जा रहा है तो ये सिस्टम इसको ऑब्जर्व करेगा। अब जब ये सिस्टम ऑब्जर्व करेगा तो ये हीट जो दिया जा रहा है ये कुछ एनर्जी इंटरनल के फॉर्म में आ जाता है और कुछ एनर्जी ये जो इसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, जब इसको एनर्जी देंगे हम, मान लीजिए, ठीक है, तो ये एनर्जी इसको जा रहा है, इसके पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो ये वाइब्रेट होना चालू होंगे। जब ये वाइब्रेट होना चालू होंगे तो इसके अंदर का प्रेशर भी चेंज होगा। प्रेशर को चेंज होने से इसका वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ये वाला वॉल ऊपर स्लाइड होगा, ये वॉल यहाँ से खिसक के इधर चला जाएगा। तो ये वॉल पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, तो इसके कारण ये dx चेंज आएगा, ठीक है। अब ये dx चेंज आया, इसके प्रेशर के कारण देखिए इस पे फोर्स लगा होगा इस टाइप से, तो फोर्स डॉट dx हमारा वर्क डन कहलाता है। तो यहाँ पास में इस एनर्जी के कारण यहाँ कुछ वर्क डन भी हो रहा है। तो जो हमारा हीट एनर्जी जब हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी कहाँ कहाँ खर्चा हो गया, वो पहला इंटरनल एनर्जी में खर्चा हुआ और दूसरा इस वर्क डन में चेंज हो गया, ठीक है। और यही बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या था हमारा, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस स्मॉल वर्क डन। बहुत ही सिंपल सा था। दिस इज द हीट एनर्जी विच वी आर गिविंग टू दिस सिस्टम। मतलब हम जो एनर्जी इस सिस्टम को दे रहे हैं, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो ये सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। इंटरनल एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, प्लस इसका वर्क डन, इस पे कुछ वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है,
ठीक, अब हमको ये पता करना है कि इंटरनल एनर्जी तो चलो समझ में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी कभी भी स्टेट जब चेंज होता है तो उस पर वर्क नहीं करता, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसका एक और इक्वेशन बनता है, देखिए डेल यू इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इफ डेल यू इक्वल टू जीरो, मतलब कि जब स्टेट का चेंज हो रहा है, मतलब समझिए कि मैंने इसको हीट एनर्जी देना चालू किया, इसकी इंटरनल एनर्जी फुल हो चुकी है, एक एग्जांपल पकड़िए, तो अब ये क्या किया, ये अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, मतलब ये एक्सपैंड हो रहा है। जब ये एक्सपैंड होना चालू हुआ तो स्टेट में चेंज आया, स्टेट में चेंज का मतलब समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जब ऐसा चेंज आता है तो उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी को क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी जो होता है हमारा उसको हम जीरो ले लेते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। जब इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये डेल क्यू, इसको इधर भेज देंगे तो ये डेल डब्ल्यू, तो डेल क्यू जो है जितना भी एनर्जी हम एक्स्ट्रा उसके बाद दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये जो वर्क डन है ये क्या होता है, ये कैसे निकाला जाएगा, इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो वर्क डन डेल डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जब प्रेशर में चेंज आएगा तो ये फोर्स लगाएगा इसको और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा dx, ठीक है। अब ये फोर्स क्या होता है, इसे प्रेशर के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो, क्योंकि इसका प्रेशर चेंज हो रहा होगा, तो देखिए प्रेशर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर डॉट एरिया, यहां लिख दीजिए फोर्स इक्वल टू प्रेशर डॉट एरिया डॉट dx, एरिया डॉट लेंथ मतलब dx लेंथ, एरिया डॉट dx लेंथ इज वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम में चेंज लाएगा तो P डॉट dV, और ये आपका एक इक्वेशन निकल के आता है। इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत मैंने पिछले बार भी बताया था, P डॉट dV। अब इसमें करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है, ये डेल W जो है हमारा P डॉट dV का मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या करना है अपने को, जब इसकी एनर्जी इसको दिया जाएगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होने के कारण इसका प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है। अब इसके प्रेशर में चेंज आएगा, पर हमको करना क्या है कि इसका जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट रखना है, प्रेशर में कोई चेंज लाने नहीं देना है। अब प्रेशर में कोई चेंज नहीं लाने देना है तो हमें इसके एरिया को एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपका मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हिल रहा है उसको जगह देना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रेशर जनरेट करेगा। अब प्रेशर जनरेट करेगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ये है इसका वॉल्यूम में एक्सपांसन। अब ये वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो इसमें वर्क डन होगा, समझ रहे हैं। तो इस पे कंडीशन क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो देखिए स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में अगर मैं इसका इनिशियल पॉइंट समझूं, इनिशियल पॉइंट पे इसका जो प्रेशर था वो P1 मान सकते हैं और वॉल्यूम जो था उसे V1 मान सकते हैं। अब इसके प्रेशर को हमने कांस्टेंट मान के रख दिया, मतलब कि P1 को मैंने कांस्टेंट रख दिया और इसका वॉल्यूम को मैंने चेंज करना चालू कर दिया। तो चेंज इन स्टेट में इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो जो मेरा स्टेट है, अब जब चेंज में स्टेट आया, देखिए चेंज, तो चेंज में क्या हुआ, P1 वैसा का वैसे ही है और ये वॉल्यूम जो है वो V2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये इस पोजीशन पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे अब मैं इसके फाइनल पोजीशन तक जाऊंगा, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट में क्या करना है हमको, P1 जो ये V2 तो V2 है, P1 जो P1 फॉर्म में प्रेशर कांस्टेंट रखे थे उसे मुझे फिर से न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, P1 को P2 फॉर्म पे लेके जाऊंगा, मतलब पुराना वाला जो टेम्परेचर था उसे फिर से उसी टेम्परेचर के फॉर्म में लेके जाना है मुझे। अब देखिए वॉल्यूम का एक्सपेंशन था, इसको मैंने चेंज नहीं करने दिया, अब मेरे को फिर से पुराने वाले पे लेके जाना है, समझ लीजिए। तो P1 से इसको मैं P2 पे फिर से लेके चला गया, मतलब इसका एक नया हमको मिल गया पॉइंट। अब इसमें होता क्या है कि जब इंटरनल एनर्जी की बात की जाती है कि इंटरनल एनर्जी कितना है किसी सिस्टम में, तो या तो इसके इनिशियल पॉइंट पे कितना इंटरनल एनर्जी इस पे देखेंगे, या तो इसके फाइनल पे कितना इंटरनल एनर्जी है उसको देखेंगे। इसमें ये जो चेंज आ रहा है P1 V2 पे, उस पे हमको नहीं देखना है, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये दिख रहा है प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, तो इसके लिए इसको मॉलिक्यूलर लेवल में चेक करेंगे। इस पार्ट को हम लोग अभी स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिएगा अभी, इसको हम लोग बाद में भी समझेंगे कि कैसे चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को देखा जाता है
और कैसे कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम को रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। पहले क्या करेंगे, इसका प्रेशर P1 और V1 वॉल्यूम था, फिर उसके बाद इसके एनर्जी देना चालू किए, जिसके कारण इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। अब चेंज स्टेट में आने के बाद में इसने वर्क डन कुछ किया, जब वर्क डन किया तो इसका प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम में चेंज लाए, तो ये V2 वॉल्यूम हो गया, और उसके बाद V2 वॉल्यूम के बाद ये यहाँ रुक गया। फिर से मैं क्या किया कि इसके फाइनल स्टेट में लाने के लिए इसके प्रेशर पे चेंज लाया मैंने, और इसे P2 के फॉर्म पे ले गया। ये P2 जो होगा आपका डिक्रीज होता है एक्चुअल में, प्रेशर अभी देखिए इसका वॉल्यूम यहाँ तक था, ठीक है, सॉरी इंक्रीज होता है। तो इसके बाद कंटिन्यूसली इसको हीट दिया जा रहा है। जब इसको कंटिन्यूसली हीट दिया जा रहा है और वॉल्यूम में मुझे चेंज नहीं लाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर में चेंज लाऊंगा। तो प्रेशर में चेंज लाने का मतलब कि इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना चालू हो गया होगा, P2 तक ले गया मैं इसको, मतलब P1 से ये P2 तक चला गया। ठीक है, ठीक। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। मैंने जब इसको ऐसा किया तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पे पानी ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लेते हैं, सबसे बढ़िया 1 ग्राम ऑफ वाटर, और इसके स्टेट को मेरे को चेंज करना है। स्टेट का चेंज मतलब लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं कुछ हीट एनर्जी दूंगा, समझिएगा इसको। तो हीट एनर्जी कितना दूंगा, तो इसका 1 ग्राम ऑफ वाटर को मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, मैं इसके स्टेट को चेंज करना चाहता हूं लिक्विड से गैस के फॉर्म में। तो इसके लिए मुझे कुछ इसको लेटेंट हीट देना पड़ेगा। लेटेंट हीट क्या काम करता है, लेटेंट हीट आपका कोई भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है। अगर आप ये नहीं मालूम है लेटेंट हीट क्या है, तो आप मेरा पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पानी का जो लेटेंट हीट होता है, वाटर का जो लेटेंट हीट होता है, वो होता है अराउंड, लेटेंट हीट ये होता है अराउंड 2256 जूल पर ग्राम, 2256 जूल पर ग्राम के हिसाब से रहता है। ठीक है, मतलब 1 ग्राम चेंज करने के लिए 2256 जूल एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अब जब ये इसके स्टेट को चेंज करना चालू करेगा, तो स्टेट से पहले ये कुछ इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा और उसके बाद कुछ वर्क डन में चला जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन में कितना चला गया, अगर वो निकाल लिए तो उसका इंटरनल एनर्जी में कितना लग रहा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 ग्राम जो है हमारा वाटर, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा होगा, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का ऑक्यूपाइड करता है। कितना करता है, 1 सेंटीमीटर का ऑक्यूपाइड करता है। और इसे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से चेक किया जाए, कितना 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेक किया जाए, तो ये नियर अबाउट 1.013 समथिंग कुछ निकल के आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, मतलब इसका एक प्रेशर पॉइंट मिल गया हमको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हमको यहाँ यूज करने की प्रेशर। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, तो देखिए वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमें मिल चुका, मतलब लिक्विड वाला वॉल्यूम। अब इसको अगर मैं गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो ये भी कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करेगा। तो देखिए अब ये क्या है, V ऑफ L, अब V ऑफ G भी मुझे चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, इसको देख लेते हैं, 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ओके है, ठीक है। एक चीज का याद रखिएगा कि ये अभी सेंटीमीटर पे है और हमको इसको ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेंगे इसको भी कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर मतलब कि 10 टू द पावर -2, 3 सेंटीमीटर है मतलब कि 10 टू द पावर -6 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब वॉल्यूम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये बनेगा 10 टू द पावर -6 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करिए, तो डेल W इक्वल टू आएगा, प्रेशर आएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, फिर Vg माइनस VL, मतलब स्टेट में जो चेंज आया तो हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट को लेंगे, तो Vg फाइनल स्टेट है तो आएगा 1671, और इसका जो पावर में चेंज हुआ ऐसे हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और ये आएगा -1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। ओके, ठीक है, अभी देखिए ये पावर 5 है, ये -6 है, तो ये आएगा 1.01 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 1670, और ये आएगा 10 टू द पावर -1। तो ये 10 टू द पावर जो -1 आ रहा है इसको आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगा 1.013 इंटू 167। ओके है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू निकल के आएगा।
तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग कहीं पास में, यहीं कर लेते हैं। देखिए 167 इंटू 1.013, तो देखिए कितना आता है, 3 7 21, 1 2 पर 3 6 18, 19 20, 0 2 पर 3 3, 2 5, फिर 1, तो आएगा 7 6 1, फिर आएगा 0 0 0, फिर 7 6 1, तो 1 7 6 5 11, 1 ऊपर और 7 1 1 8 1 9, फिर ये आएगा 6 और ये 1, 1 2 3 1 2 3, तो 169.171, तो हमारा आंसर आता है 169.17। तो इतना हमारा वर्क डन हो रहा है, 169.17 हमारा वर्क डन में चला जा रहा है। एक्चुअल में जो लेटेंट हीट को दिया गया था वो था हमारा 2256 जूल्स, और जिसमें से सिर्फ 169 ही हमारा वर्क डन में गया, और जो बाकी बच गया है, कहाँ बनाए, यहाँ जगह बचा हुआ है, यहाँ बना लेते हैं। तो जो बाकी बच गया है वो हमारा इंटरनल एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो इस वर्क डन को, ये जो वैल्यू है इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ। तो इंटरनल एनर्जी हमारा कितना निकल के आएगा, डेल क्यू हीट हम दे रहे थे, तो जो हमारा लेटेंट हीट था 2256 माइनस ये एनर्जी को यहाँ दे दीजिए 169.17, और हमारी वैल्यू निकल के आएगी, इसको 0 0 कर लीजिए, तो 10 में से 7 गया 3 9, और 9 में से 1 गया 8, फिर ये बचा 5 15 में से 9 गया तो ये बचेगा 6, फिर ये बचेगा 4 14 में से 6 गया तो बचेगा 8 1 1 0, और ये 2 2086.83 हमारा एनर्जी आ रहा है जूल, जो कि इंटरनल एनर्जी है। तो समझ सकते हैं आप कि मैक्सिमम पार्ट जो एनर्जी का होता है वो इसकी इंटरनल एनर्जी में ही लगता है। मतलब स्टेट को जो चेंज हो रहा है, मतलब जो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, उसमें वर्क डन में कम एनर्जी जाता है, और इंटरनल एनर्जी जो आपका मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पर आपका एनर्जी ज़्यादा लग जाता है। तो कितना एनर्जी लग गया है, 1 ग्राम ऑफ पानी पे इंटरनल एनर्जी 2086.83 जूल लग गया, और उसके जो एक्सपैंड हुआ है, मतलब जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो जो एक्सपेंशन हुआ होगा उस पर सिर्फ 169.17 जूल एनर्जी खर्चा हुआ। एक चीज और याद रखिएगा कि वर्क डन और इंटरनल एनर्जी दोनों के दोनों एक एनर्जी के फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन को हम एनर्जी के फॉर्म में ही लेते हैं, इस चीज का आपको याद रखना है। वैसे तो इसका नॉर्मल यूनिट जो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन डॉट मीटर के हिसाब से होता है, पर इसका एक और एनर्जी लिया जाता है जिसे हम जूल के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और ये एक हमारा यूनिवर्सल फंडामेंटल यूनिट में भी एक आता है ये, जैसे कि बहुत सिंपल से टेम्परेचर को जैसे लिया जाता है T, ठीक है, केल्विन, तो वैसे ही ये भी एक फंडामेंटल एनर्जी का है हमारा जूल, ठीक है। तो एनर्जी को हम जूल से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अब हल्का हल्का क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जब हीट एनर्जी को देते हैं तो वो इंटरनल प्लस वर्क डन में चेंज होता है, और फिर कैसे हम ये चेक कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके कि अगर हम एनर्जी इतना दें, समझ लीजिए वाटर को इतना दे रहे हैं, तो वो कैसे हीट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चेंज होता है, और उसको कैसे हम बता सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। फिर जो वर्क डन है उसे हम कैसे प्रेशर प्लस वॉल्यूम के कन्वर्जन में भी चेक कर सकते हैं। ये छोटा सा डेरिवेशन भी कभी कभार पूछ देता है, वैसे ये डेरिवेशन नहीं बोला जा सकता क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है, इसे एक बस कंसेप्चुअली समझ सकते हैं आप थोड़ा सा, कि थोड़ा सा हमको बस चेक करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट, और उस पर देखेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है, और कैसे मेयर लॉ फॉर्मूला, जो मेयर फॉर्मूला बोलते हैं, उसे कैसे फाइंड आउट करें, और स्पेसिफिक हीट को कैसे देखा जाएगा, और 1 ग्राम को जो यहाँ पास में ले रहे हैं, फिर बाद में इसे ग्राम को छोड़ के इसे आपका मोलर के फॉर्म में क्यों लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट होता है वो पर यूनिट के हिसाब से चलता है। अभी इसमें देखिए जूल जो है वो ग्राम के हिसाब से चल रहा है, पर इसको बाद हम लोग मोलर के फॉर्म में चेंज कर देंगे, और ऐसा क्यों है इसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब समझना है हमको कि जो स्पेसिफिक हीट होता है हमारा किसी भी सिस्टम का, समझ लीजिए कि पानी है तो उसका भी एक स्पेसिफिक हीट लिया जाता है,
ठीक है। अब वो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि वो जो टेम्परेचर में राइज होगा तो उसके लिए जो वो एनर्जी लेगा वो एनर्जी कितनी ली जाती है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं पुराना रिवाइज करा देता हूँ कि आपका हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या क्या होता है। तो जो हीट कैपेसिटी होता है आपका, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को क्या लिया जाता है, हीट कैपेसिटी मतलब कि कितना हीट दिया जाएगा पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, मतलब 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितना हीट लगेगा। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम का रहता है। अब हमको उसके पर यूनिट मास के हिसाब से अगर चेक करना है, फिर समझिएगा, पर यूनिट मास के हिसाब से, तो पर यूनिट मास कुछ भी ले सकते हैं आप, केजी ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या यूनिट लेना चाहते हैं और आपको जो आंसर है, मतलब जो आपका जो वैल्यू है वो कितना प्रिसाइजली आता है। प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली कितना आपका नियर तक पहुंच सकते हैं, उस एनर्जी का जो आपको देना है वो कितना नियर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पर ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी। और इसी को जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में चेंज करते हैं जब, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो चेंज होता है तो ये आपका डेल क्यू अपॉन डेल टी, और पर यूनिट मास के हिसाब से, मतलब यहाँ पास में एक मास का वैल्यू लग जाता है और इसे हम कैप स्मॉल एस के फॉर्म से देखते हैं और ये आएगा आपका डेल क्यू अपॉन डेल टी इज एस, और इसको कैपिटल एस से लिया जाता है तो एस अपॉन एम के हिसाब से इसको देखते हैं। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक हीट एंड दिस इज पर यूनिट मास के हिसाब से ये कितना हीट अब्सॉर्ब करेगा। ओके है, ठीक। अब जब ये हीट लेगा पर यूनिट मास के हिसाब से, इसको अगर हम केजी के फॉर्म में देखें तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर इसको हम ग्राम के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसका जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज जब होना चाहिए। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल मतलब कि जब हम मास के लेवल पे लेते हैं, समझ लीजिए केजी के फॉर्म में लेंगे तो वो कितना एनर्जी लेगा, कितना एक्सपांशन होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, ये हमें उतना अच्छे से पता नहीं चल पाता है। तो हमको क्या करना है कि जो भी हम एनर्जी दें वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारा मैक्रो लेवल पे जब जाएंगे हम, ठीक है, तो उस पे जो चेंज आएगा, मतलब इंटरनली जो चेंज आएगा सिर्फ उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये पर यूनिट जो मास है इसे हम पर मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्म पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट को जब मैं मोलर स्पेसिफिक हीट पे लेके जाऊंगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये S जो होता है वो C के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, M जो होता है वो म्यू के फॉर्म में, और ये तो सेम रहता है हीट कैपेसिटी। तो ये म्यू क्या रहता है, ये रहता है मोल, 1 मोल, मतलब 1 मोल का टेम्परेचर को अगर राइज करना है तो मुझे कितना हीट उसका कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा। और इसको आप चेंज कर सकते हैं, S के जगह में डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो देखिए डेल क्यू को जब आप लेंगे तो C म्यू डेल टी। तो जब ये हीट में इतना दूंगा, इतना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, इतनी इसकी स्पेसिफिक हीट रहेगी, मतलब इतना एनर्जी वो लेगा, इतना हीट देने से इतना एनर्जी वो लेगा 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो हम अब मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए, पर जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं तो ये जो स्पेसिफिक हीट दिख रही है ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, इसे 2 टाइप से लिया जाता है। पहला कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा लिया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग अभी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चेक कर रहे थे कि पहले प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, फिर वॉल्यूम को इंक्रीज किए, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर को इंक्रीज करके उस पॉइंट तक ले गए थे। ठीक है, तो वो जो चेंज आ रहा है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो ये Cp जो है, ये जो C दिख रहा है इसको हम एक बार Cp के फॉर्म में देखेंगे और एक बार Cv के फॉर्म में देखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसका जो वैल्यू आता है हमें वो आता है R, जो कि होता है रियल गैस कांस्टेंट, और ये वैल्यू आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे कांस्टेंट हमें मिलता है। और हमें ऐसा चाहिए जो कांस्टेंट हो। अगर हम केजी के हिसाब से चेक करेंगे या ग्राम के हिसाब से चेक करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं मिल पाता है, और हमें चाहिए जो वैल्यू वो कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे मेयर्स फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है।
अभी एक चीज देखिए, जब हम हीट देते हैं, ठीक है, तो हीट देते टाइम पे हमारे पास में 2 यूनिट निकल के आता है। हीट का पहला यूनिट था, ओल्डर यूनिट था जो, वो था कैलोरी। अब ये कैलोरी में दिक्कत क्या था इसको समझिएगा। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ में देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पास में लिख देता हूँ। तो ये आएगा 1.00, 1.004, इसको आप 1 ले लीजिए, ये आएगा 0.996, और ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक 50, 40, 60, और ये कुछ कर्व ऐसा बनते हुए जाता है। ये कर्व कुछ इस टाइप से बनता हुआ जाता है। ये 100 तक ले जाइएगा इसको। तो एक चीज याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक हीट होता है पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू लिया गया था, ये कैलोरी में लिया गया था, जो कि हीट का पुराना यूनिट था, और कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से लिया जा रहा था 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। मतलब अगर मैं पानी लेता हूं, वाटर लेता हूं, और उसको 1 डिग्री राइज करना है मुझे, तो हर डिग्री सेल्सियस पे उसको सेम स्पेसिफिक हीट एनर्जी लेना चाहिए एग्जांपल पे, ठीक है। मतलब 1 ग्राम पे जितना भी हम इसका डिग्री सेल्सियस को राइज करना चाहते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे। पर जब हम ग्राम के हिसाब से लेते हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक हीट है उस पर हमें वेरिएशन मिलता है। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 1.008 एनर्जी ले रहा था, फिर उसके बाद पानी जब धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होना चालू हुआ, जब ये 40 के आसपास पहुंचा टेम्परेचर, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास एनर्जी ले रहा था। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए इतना एनर्जी वो लेता था, और फिर धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर राइज होता गया, फिर से वो 1.00, मतलब वो हमको वेरिएशन मिला, और ये वेरिएशन सही नहीं है। तो वेरिएशन को दूर करने के लिए इसका यूनिट को ही चेंज कर दिया गया, और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो है 4186 जूल पर केजी के हिसाब से देखा जाता है, पर केजी पर टेम्परेचर, ठीक है। मतलब 1 केजी पे अगर देखा जाए तो 4186 के हिसाब से आता है, और ये जूल है वो काफी प्रिसाइज यूनिट है एज कंपेयर टू कैलोरी के मुकाबले। अब इसको अगर मैं चेक करूं ग्राम के हिसाब से, क्योंकि ये देखिए ग्राम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये आएगा 4.186 जूल पर ग्राम ले सकते हैं इसको, ठीक है। और भी आगे है, मैं उसका बाकी वैल्यूज नहीं निकाला हूं अभी। तो 4186, और ये जो वैल्यू निकल के आता है वाटर का स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेसिफिक हीट आपका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है, लेटेंट हीट समझ लीजिए जब आपका कोई वाटर को ले लीजिए, वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो वो 100 डिग्री से जब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो गैस भी 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, तो वो उतनी जो एनर्जी लग रही है वो लेटेंट हीट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में। तो लेटेंट हीट कितना होता है 2256, और वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 4186। तो 4.186 ग्राम के हिसाब से लिया जाता है। इसको हम मोल के फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है। तो अब जब ये वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक है, तो जूल क्यों लिया जाता है समझ रहे हैं आपको। जूल हमारा वर्क में भी काम आ जाता है, और फिर इसके बाद इसको हीट के फॉर्म में भी। तो ये यूनिट जो होता है हमारा यूनिवर्सल मिल जाता है आपको, और ये फंडामेंटल यूनिट के अंदर में भी आता है। अब आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कैलोरी को क्यों नहीं लिया जाता है। तो सेकंड चीज कि ये ग्राम से हमको क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। तो हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करना है इसको। मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करने से क्या होता है कि जो हमें यूनिट मिल रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करने से होता है कि हमको जो भी एनर्जी दे रहे हैं वो इंटरनली हमें चेंज कर रहा है। मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को जो चेंज हो रहा है, उस टाइम पे उसका जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी जो चेंज हो रहा है पर डिग्री, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे पर डिग्री जो चेंज हो रहा है, ना कि एक यूनिट के हिसाब से देखें। मतलब बड़ा यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो उतना हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें काफी सारे लॉसेस भी हो जाते हैं। तो वो लॉसेस को हमको निगलेक्ट करने के लिए हम इंटरनली जितना छोटा हो सके उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है, और हमारी जो वैल्यू है वो बाकी जगह एक्सपेरिमेंट में भी काम आ सकती है, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक किया जाता है। अब देखिए कि इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, सीपीसीवी को, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल, अभी देखिए ये मोलर स्पेसिफिक हीट है C, और इसको अगर मैं कोई सिस्टम का प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, और फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट करने से मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या निकल के आता है यहां पास में, जो C है हमारा कांस्टेंट, और इसको हम अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है डेल क्यू, ठीक है। और ये देखिए डेल क्यू अपॉन डेल टी ले लीजिए,
ये हमारा डेल क्यू अपॉन डेल टी है और इस म्यू किधर जाएंगे तो ये सी मिलेगा। अब इस ध्यान से देखेंगे ये डेल क्यू मतलब कि जो हीट एनर्जी दिया जा रहा है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू क्या होता है, पी डॉट डीवी होता है। ठीक है, डेल डब्ल्यू को हम डेल पी डॉट डीवी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, अब देखिए ये डेल टी किया मैंने, तो इसको भी मैं डेल टी कर देता हूं और इसको भी मैं डेल टी कर देता हूं। ओके, हमारे पास में एक इक्वेशन अब निकल के आ गया है। अब इस पे देखिए, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, देखिए प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट और प्रेशर को कांस्टेंट। ओके है, ठीक। तो हमारे पास में सीपी निकल के आ गया। अब ये हमारा सीपी है। ठीक है, सीपी में क्या किया, इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, मतलब इसका जो भी प्रेशर वो उतना उतना ही रहने वाला है और वॉल्यूम में चेंज आएगा आपका पर टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, वॉल्यूम में क्या होगा आपका, चेंज आते जाएगा। देखिए डेल टी के हिसाब से इसको देखिएगा ना, पहले डेल क्यू था, फिर डेल टी को नीचे लाया गया तो हमें सी मिला, और यही वाला डेल क्यू हमारा हम निकाल चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल वी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। वर्क डन को बाद में हमने चेंज किया था पी डॉट डीवी में। ठीक है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेता हूं तो ये डेल क्यू अपॉन डेल टी जो है ये वी के फॉर्म में ले लीजिए, फिर ये डेल यू अपॉन डेल टी है। ठीक है, और इसको आप वी ले लीजिए प्लस इस पे देखिए क्या है पी। अब ये डेल वी डॉट डी टी है, अगर डेल वी में ही चेंज नहीं आएगा, मतलब अगर इसकी वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट कर दूं तो डेल वी में चेंज नहीं आएगा, तो वो वैल्यू एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये V1 पे था और ये V2 पे गया और दोनों का वैल्यू अगर कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली, जीरो। अगर ये वैल्यू हमें जीरो मिल गई, चेंज में ही जीरो आ गया, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म जीरो। तो हमें वैल्यू क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा डेल यू अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आएगा सीवी। समझ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज जो आ रहा था वो निकाल रहे थे हम, अगर चेंज ही नहीं आया तो ये वैल्यू जीरो। प्रेशर में ऐसा नहीं है, प्रेशर को कांस्टेंट करने से इसकी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब एक वैल्यू मिलना चाहिए बस। अगर कोई चेंज ही नहीं आया तो दोनों के बीच का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया मतलब जीरो। समझ रहे, प्रेशर तो अकेला है ना, हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे थे। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Cp माइनस Cv अगर करूं और इसको इससे माइनस करूं तो मेरा कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस पी डॉट डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और माइनस करूंगा इसको मैं इससे, ये वाले इक्वेशन से Cv से, तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, और Cp माइनस Cv जो आ रहा है वो होगा आपका पी डॉट डी वी अपॉन डी टी, पी डॉट डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अभी भी इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है Cp माइनस Cv, और मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि कांस्टेंट है। इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, रियल गैस कांस्टेंट का इक्वेशन, जो कि है Pv इक्वल टू म्यू, क्या है आपका, म्यू आर। ठीक है, और म्यू क्या है, मोल, तो अगर 1 मोल लूं तो म्यू कैंसिल, म्यू हट वैसे ही हट जाने वाला है, तो म्यू आर टी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह जगह बनाता हूं थोड़ा सा और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो लेट रियल आइडियल गैस वैल्यू, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। ये 1 मोल के लिए लिया जा रहा है तो इसको आप हटा दीजिए, 1 मोल का मतलब 1 आ गया यहाँ पास में। ठीक है, अब आएगा पीवी। अब हमको प्रेशर, देखिए वॉल्यूम में चेंज लाना है, तो अगर ये वॉल्यूम को मैं dv अपॉन dt कर देता हूं, मतलब इसको विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट अगर कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, आर टी अपॉन डी टी, ये डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, और डी टी अपॉन डी टी का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी वैल्यू का जब डिफरेंशिएशन उसी के नीचे वाले वैल्यू से किया जाता है, जैसे x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, वैसे dt बाई डी टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। तो p डॉट डी वी अपॉन डी टी कितना निकल के आएगा, r निकल के आएगा। ये इक्वेशन देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, इसको अगर मैं 1 मानता हूं और इसको अगर मैं 2 मानता हूं, दोनों को रिलेट करेंगे तो ये वाला और ये वैल्यू हट जाएगा और हमें निकल के आएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और ये जो हमें वैल्यू निकल के आ रहा है ये कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है। ठीक है,
और यही तो हमें चाहिए था कि एक जो स्पेसिफिक जो चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आए, और इसी से हमारे कांस्टेंट वैल्यू जो चेंज आता है मोलर के फॉर्म में, जो चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट निकल के आना चाहिए, और वो होता है रियल गैस कांस्टेंट वैल्यू। कितना होता है? रियल गैस कांस्टेंट वैल्यू। पर एक चीज का याद रखिएगा आप हमेशा कि ये एक आइडियल गैस के इक्वेशन पे ही वर्क कर रहा है, पर आप अगर इसको रियल लाइफ में चेक करेंगे तो जो ये वैल्यू में आपको यहाँ पास में वेरिएशन दिख रहा है, इस पे आपको वेरिएशन मिलता है। पर हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएशन मिल रहा है ये बहुत ही कम वेरिएशन हमको मिले, मतलब मिलेगा इसका तो पूरा गारंटी, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर में चेंज आ सकता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, कुछ भी चेंज आ सकता है, ठीक है। पर एक आइडियल गैस के हिसाब से देखेंगे तो हमको एक रियल गैस कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, पर ये वैल्यू सिर्फ आइडियल गैस पे ही वर्क करेगा, ठीक है। आपका रियल लाइफ में इसका वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर हम चाहते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाए, इसका जो वैल्यू में चेंज आ रहा है ये मिनिमाइज हो जाए, तो इसीलिए इसको फिर बाद में जूल से कंसिडर कर लिया, क्योंकि एक जूल एक अच्छा यूनिट है एज कंपेयर टू कैलोरी के मुकाबले, ठीक है। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन था, छोटा सा डेरिवेशन पूछता है आपको कभी कभार ये, और इसी को बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। ओके है, बहुत सिंपल सा था, मतलब प्रेशर और देखिए बहुत सिंपल सा है, पहले प्रेशर को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, दोनों के बीच में चेंज चेक किया, जो वेरिएशन स्टेट में जो चेंज आया होगा उसको चेक किया कि वो कितना एनर्जी को ले रहा है, हीट एनर्जी, तो वो आपका क्या चेंज में आया, वो आपका इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चेंज आया होगा, ठीक है। तो ये चीज, यही चीज किए थे हम लोग इस पे, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अब, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत टॉपिक समझ में आ रहा होगा। कोई टॉपिक ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको और उसको डिटेल में बता दूंगा कमेंट के थ्रू ही। और अगर वीडियो बनाने लायक हो तो वीडियो बना देंगे, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस पर वीडियो बनाने लायक अब और ज़्यादा कुछ है, वैसे हम लोग काफ़ी डिटेल में इसमें जा चुके हैं अब, ठीक है। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।